गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 91। दिस इज राज चंद्रा, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि देख रहे हैं आप, मिसलेनियस की जो सीरीज चल रही है हमारी, ये मिसलेनियस की ये सेकंड सीरीज है। जी हाँ दोस्तों, मिसलेनियस पार्ट 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट 1 इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करेंगे मिसलेनियस का सेकंड पार्ट और देखेंगे कुछ मिसलेनियस का मतलब क्या होता है। बता चुका हूँ मैंने, पार्ट 1 में बताया था आप लोगों को कि मिसलेनियस का मतलब होता है डियर द कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज कॉल्ड मिसलेनियस। मतलब कि जिसमें विविध प्रकार की चीज़ें होती है, डिफरेंट प्रकार की चीज़ें होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स का कलेक्शन होता है, वो कहलाती है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस सीरीज का ये पार्ट 2 है। सो आइए बिना लेट किए फटाफट हम शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं मिसलेनियस पार्ट 2 का ये बेहतरीन सेशन। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम लोग और देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन फटाफट एंड खड़ाखड़ देख लेंगे। चेंज द वॉइस, क्या बोला जा रहा है? चेंज द वॉइस पहला यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद है, मतलब नॉट क्वेश्चन, डायरेक्शन है कि चेंज द वॉइस। वॉइस मतलब क्या होता है आपको पता ही है। देखिए यहाँ चेंज द वॉइस का मतलब आप ये मत समझिए कह रहे हैं आवाज बदल दीजिए। आवाज बदलने की बात नहीं हो रही है। आप लोगों ने इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ चेंज द वॉइस का मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलिए, ये बोल रहा है। चेंज द वॉइस का मतलब क्या है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से बदलना है आपको सेंटेंस को, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, देखते हैं चेंज द वॉइस का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डियर, समवन गेव हर अ बुलडॉग। बुलडॉग क्या होता है? एक कुत्ते की एक प्रजाति होती है। आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है, वरना आप सोचेंगे बुल का मतलब तो बैल होता है, यानी बुल ने सांड होता है, वही ऑक्सन है बैल। तो बुल ने सांड होता है, डॉग सांड कुत्ता क्या होता है? तो सांड कुत्ता कुछ नहीं है, बुलडॉग एक कुत्ते की एक प्रजाति है, स्पीसीज है उसकी। ध्यान देंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एक प्रकार का कुत्ता मान लीजिए आप लोग। तो समवन गेव हर अ बुलडॉग, किसी ने उसको एक बुलडॉग दे दिया या किसी ने उसको एक बुलडॉग दिया। सपोज करिए सेंटेंस क्या कह रहा है, किसी ने उसको एक बुलडॉग दे दिया या किसी ने उसे एक बुलडॉग दिया। इस चीज को समझेंगे। इसका बनाना है आपको, ये तो एक्टिव में है, इसका पैसिव चूज करना है कौन सा वाला सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि दो चीजें अवेलेबल है। क्या है? एक तो हर भी है ऑब्जेक्ट के रूप में और एक बुलडॉग भी है, दोनों है। तो डियर ध्यान देंगे, जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट मनुष्य को इंडिकेट करता है, जो ऑब्जेक्ट इंसान को इंडिकेट करता है, जो सजीव कर्म होता है, भाई जीव तो बुलडॉग भी है, कुत्ता भी तो सजीव ही है, लेकिन यहाँ पर हर भी तो है, लड़की भी तो है यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा ना भाई, समझा करिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये रूल होता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट हो और उन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट जो हो वो कोई मनुष्य या कोई इंसान या कोई व्यक्ति हो, तो हम उसको प्रेफरेंस देते हैं और उसी ऑब्जेक्ट को पहले रख के हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है शी वॉज गिवन अ बुलडॉग, यानी यहाँ पर शी से बनाया गया है और यहाँ दिया है अ बुलडॉग वॉज गिवन टू हर। ध्यान देंगे सेंटेंस ये दोनों सही है। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में चारों है, कोई एक ही चूज करना है आपको। सेंटेंस दोनों सही है, दोनों, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। एक में सी से बनाया है यानी हर से, एक में बुलडॉग से बनाया है। बट मैं बता रहा हूं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट यानी दो कर्म में से एक कर्म सजीव यानी मतलब कोई मनुष्य है, कोई इंसान हो, कोई व्यक्ति हो, तो वही वाला सही माना जाता है, उसी को पहले रख के हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इन दोनों पूरे ऑप्शन में से कौन सा है? शी वाला ही सही है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। बुलडॉग वाला हम गलत मान लेंगे। बुलडॉग भी सही है, लेकिन अगर ये दोनों में से चूज करना है तो फिर शी वाला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि शी एक लड़की को इंडिकेट कर रहा है, वो एक मनुष्य है, इंसान है, एक व्यक्ति है। तो शी वॉज गिवन अ बुलडॉग, उसको एक बुलडॉग दिया गया। और ध्यान देंगे यहाँ पर बाई समवन क्यों नहीं लिखा गया है? तो ध्यान देंगे समवन जब भी आता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बाई समवन लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि समवन का मतलब होता है किसी ने। तो कोई भी दिया है तो उसमें बाई लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है कि कौन दिया है तो बाई क्यों लिखोगे आप? इसीलिए पैसिव वॉइस में, एक्टिव में जब भी समवन आए, पैसिव वॉइस में आपको बाई समवन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शी वॉज गिवन अ बुलडॉग, उसको एक बुलडॉग दिया गया। ए वाला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड। अ स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड। स्ट्रक क्या होता है? स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म है कि एक पत्थर मेरे सर पे आके टकरा गया या एक पत्थर मेरे सर पे आके लग गया। ध्यान देंगे, सेंटेंस कह रहा है कि एक पत्थर मेरे सर पे आके टकरा गया या एक पत्थर मेरे सर पे आके लग गया। तो इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे, चीज़ों को समझेंगे। एक पत्थर मेरे सर पे आके टकरा गया या एक पत्थर मेरे सर पे आके लग गया, तो इसको कैसे बनाएंगे डियर, इसको समझ लेंगे। तो इसको हम बनाएंगे फटाफट कैसे। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है, एक कौन है, एक मी है, ठीक है, ठीक है। तो अ स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मी लगा हुआ है, स्टोन भी है, तो कैसे होगा, देखिए आई वॉज स्ट्रक बाई अ स्टोन ऑन द हेड। ये गलत है, क्यों? क्योंकि बाई प्लस एजेंट जो होता है, ध्यान देंगे, ये पहला ऑप्शन गलत क्यों होगा? क्योंकि बाई प्लस एजेंट मतलब कि बाई के साथ जो ऑब्जेक्ट जुड़ता है वो लास्ट में ही होता है, वो जनरली उसको हम लास्ट में रखते हैं, ये बीच में आया हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। माई हेड वॉज स्ट्रक बाई ए स्टोन, ये होगा नहीं। आई क्या हैज तो लगता ही नहीं है, वैसे ही गलत है। चौथा देखिए, आई वॉज स्ट्रक, तो अ स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड, तो आई वॉज स्ट्रक ऑन द हेड बाई अ स्टोन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप लोगों ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का रूल पढ़ा होगा डियर, तो अ स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड का सही वॉइस चेंज क्या होगा, वॉइस चेंजिंग होगी आई वॉज स्ट्रक ऑन द हेड बाई अ स्टोन, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ऑप्शन डी सही है, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। चौथा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, तुम्हें इस मामले की जांच अवश्य करनी चाहिए। देखिए लुक इनटू का मतलब क्या होता है, लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, छानबीन करना, जांच करना या जांच पड़ताल करना या छानबीन करना, जो भी आप लोग समझ लेंगे। तो लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना या जांच पड़ताल करना या छानबीन करना। चलिए ध्यान देते हैं। यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, तुम्हें इस मामले की जांच अवश्य करनी चाहिए। इसका बनाना है पैसिव, मतलब चूज करना है इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट। तो दिस मैटर हैज बीन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मस्ट लगा है, तो मस्ट वाला कौन सा है, देखिए मस्ट लगा है ना, सीधे मस्ट वाला खोजिए पहले, हैज में मस्ट इनटू मस्ट, ये और किसी में मस्ट है नहीं, इसी में है, तो यही वाला सही है। बाकी चेक भी कर लेते हैं। तो दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय यू, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है सीधे सीधे, मस्ट क्या है, मॉडल है, तो इसमें और कोई मॉडल चेक कर लीजिए। यहाँ पे कोई मॉडल ही नहीं है, यहाँ पर मैं, यहाँ पे हैज होगा ही नहीं, मस्ट का मस्ट ही होता है। तो दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय यू, दिस मस्ट मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय यू, यानी सी वाला ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। Who taught her such things? Who taught her such things? ठीक है, उसको इस तरह की चीजें किसने पढ़ाई, या उसको इस तरह की चीजें कौन पढ़ाया, इस प्रकार की चीजें या ऐसी चीजें उसको किसने पढ़ाई हैं। देख लेते हैं इसका चेंज करके, Who taught her such thing। तो देखेंगे जब भी आपको हु दिखे, जब भी आपको हु दिखता है डियर, तो हु का पैसिव में क्या, हु एक्टिव में होता है, तो उसका पैसिव क्या होता है, बाय हुम। जब भी हु आपको दिखे तो हु पैसिव में क्या चेंज होता है, बाय हुम में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, बाय हुम में। बाय हुम। तो ध्यान देंगे, चीजों को समझ लेंगे हम लोग फटाफट, क्या कह रहे हैं। तो हु टॉट हर सच थिंग्स, उसने इसको कौन सी चीज, मतलब कि उसने इस तरह की चीजें उसको कौन पढ़ाया, उसको इस तरह की चीजें उसको किसने पढ़ाई हैं। तो जब भी हु दिखे तो पैसिव में बाय हुम हो जाता है। तो सबसे पहली चीज कि हु का बाय हुम होता है, तो बाय हुम चेक कर लीजिए पहले फटाफट, कहीं बाय हुम दिख रहा है क्या। चलिए
तो ध्यान देंगे डियर। Who was she taught such things by? Who was such things? ठीक है, फटाफट देख लेंगे। She was taught such things। तो हु का बाई हुम होता है, बाई हुम वाला चेक कर लेंगे कोई है तो देखिए शुरू में 2 नहीं है तो खत्म कर दिया इसको हम लोग। बाई हुम ये दिख रहा है तो बाई हुम शी वॉज नहीं होता है। बाई हुम के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या आती है? पैसिव वॉइस में बाई हुम के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो बाई हुम तो यहाँ पे है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सी लगा है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं, बाई हुम वॉज शी टॉट सच थिंग्स। बाई हुम वॉज शी टॉट सच थिंग्स, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही है, हु का चेंज होता है बाई हुम में और बाई हुम के तुरंत बाद वर्ब होनी चाहिए। यहाँ बाई हुम है, इसके बाद वॉज वर्ब भी लगा है, यही सही है कि बाई हुम वॉज शी टॉट सच थिंग्स। ध्यान देंगे इस तरह के वाक्यों को हु से भी बनाते हैं। हु शुरू में होता है और बाई लास्ट में होता है। तो ये ए वाला जो ऑप्शन है इसको उस तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है लेकिन बीच में कुछ गलतियां कर दी गई हैं। जैसे हु और बाई तो लास्ट में सही है, यानी हु वाले जो पैसिव वॉइस होते हैं वो हु और बाई से भी बनते हैं, शुरू में हु रहेगा लास्ट में बाई रहेगा, या बाई हुम से बनते हैं। तो यहाँ दोनों से प्रयास किया गया है लेकिन बाई हुम वाला सही है। हु वाला गलती क्या हो गई है, शुरू में हु लास्ट में बाई तो है बट बीच में स्ट्रक्चर गलत हो गया है। ठीक है, बीच में क्या लिखा गया था, हु वॉज सी टॉट सच थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा मिसमैच हो गया है बीच में। क्या मिसमैच हो गया है वो पैसिव वॉइस में मैं आपको बताऊंगा बाद में, यहाँ पर टाइम नहीं है तो ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। बस ये जान लीजिए कि हु से भी बनता है लेकिन जिस तरीके से यहाँ बनाया गया है कुछ बीच में गलतियां कर देने से हु वाला ऑप्शन गलत हो गया है। तो बाई हुम वाला ऑप्शन सही है, बाई हुम वॉज सी टॉट सच थिंग्स, डी वाला ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। तुम कल तक यह काम खत्म कर चुके होगे। तुम कल तक यह काम खत्म कर चुके होगे। तो देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्या है ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, विल हैव के बाद ये जो विल हैव लगा है ना ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विल हैव के बाद बीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, विल हैव बीन कर देते हैं। विल हैव बीन, BEEN बीन। तो विल हैव बीन वाला ऑप्शन कौन सा है, चूज कर लीजिए। दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड टुमारो। यहाँ पर विल हैव के बाद बीन तो है लेकिन यहाँ टुमारो लिखा है, यहाँ बाई टुमारो में से टू बाई हटा दिया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। विल बी इसमें है नहीं, विल फिनिश्ड ये भी नहीं है। तो देखिएगा विल हैव बीन का 2 ऑप्शन है। विल हैव बीन का एक ये ऑप्शन दिख रहा है पहला और विल हैव बीन का एक ये ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में बाई टुमारो है पहले से ही, तो यहाँ बाई टुमारो नहीं है, बाई यहाँ पे हटा दिया है इसलिए बाकी ये गलत हो जाएगा। ये वाला पूरा सही दिख रहा है कि दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई टुमारो। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई टुमारो, यह काम कल तक समाप्त हो चुका होगा। डी वाला ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। दार्जिलिंग ग्रोज टी। दार्जिलिंग ग्रोज टी, दार्जिलिंग चाय उगाता है। दार्जिलिंग चाय उगाता है, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव क्या होता है बता देता हूँ। इसकी पैसिव होगी कि दार्जिलिंग में चाय उगाई जाती है। दार्जिलिंग में चाय उगाई जाती है, ध्यान देंगे। तो दार्जिलिंग ग्रोज टी का क्या हो जाएगा, टी ग्रोज इन दार्जिलिंग गलत है। ठीक है, क्योंकि आपको बता देना चाहता हूँ किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या होता है, किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिया का तीसरा रूप लगता है। तो ग्रो तो फर्स्ट फॉर्म में गलत हो जाएगा। टी इज ग्रॉन यहाँ थर्ड फॉर्म है। लेट द टी, इस तरह के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो लेट तो आ ही नहीं सकता, वैसे गलत हो जाएगा। टी इज बीइंग, बीइंग तो लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो बीइंग लगता है कंटिन्यूअस में, ये गलत। लेट लग गया है, ये गलत। ग्रो लग गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, भी गलत। दार्जिलिंग इज ग्रॉन होना चाहिए, ग्रॉन। थर्ड फॉर्म वाला क्रिया चेक करिए तो सिर्फ ये दिख रहा है ग्रॉन, यहाँ भी ग्रॉन है लेकिन यहाँ पर लेट लगा है, लेट नहीं लगता है ना इस तरह के वाक्यों में। दार्जिलिंग ग्रोज टी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेट नहीं लगता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बीइंग नहीं लगता है। ठीक है, क्या लगता है, इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगता है, इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टी इज ग्रॉन इन दार्जिलिंग। और ध्यान देंगे डियर, मैंने YouTube पर बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना के रखा हुआ है वॉइस का, डिटेल में मैंने वॉइस पढ़ाया है। जिसको नहीं पता है वो हमारे
यूट्यूब पर जाकर मेरे वॉइस वाले वीडियो को देख सकता है, वॉइस वाले लेक्चर को देख सकता है, चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी वॉइस के बारे में कि वॉइस में कैसे क्या बनता है। ठीक है, यहाँ बता देना चाहता हूँ ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में चाय उगाई जाती है। बी ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, बी वाला। नेक्स्ट देखेंगे, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। ध्यान देंगे, जब भी प्लीज हेल्प मी आता है तो क्या होता है, प्लीज को हम चेंज कर देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज को हम चेंज कर देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसमें आगे जो बचा होता है उसको जोड़ देते हैं। तो हेल्प मी है तो जोड़ देंगे, तो प्लीज को चेंज कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और हेल्प मी को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। खोज लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। जब भी प्लीज या काइंडली दिखे तो प्लीज या काइंडली को आप यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल दीजिएगा, और उसके बाद जितना वाक्य में बचा होगा उसको आगे जोड़ दीजिएगा। जैसे प्लीज हेल्प मी था तो प्लीज को हमने कह दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू, और हेल्प मी को आगे जोड़ दिया है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी बन गया इसका पैसिव वॉइस। सी वाला सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, चलिए फटाफट देख लेंगे डियर क्या कह रहा है। सेम इन मीनिंग, सेम मीनिंग की बात हो रही है कहीं ना कहीं। ये देखिए, विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग, यानी सिनोनिम्स की बात कर रही है। ये जो क्वेश्चन है अब आगे है सिनोनिम्स का, यानी पर्यायवाची शब्द हमें खोजना है, सेम मीनिंग वाले वर्ड खोजने हैं। तो हैंडल्ड का मतलब क्या होता है, हैंडल, हम लोग कहते हैं कि डोंट वरी आई विल हैंडल इट, यानी मैं इस मामला संभाल लूंगा। तो हैंडल्ड का मतलब क्या होता है, रिपोर्टेड, सेटल्ड, टैकल्ड, पनिश्ड। सी ऑप्शन सही है डियर, टैकल्ड। हैंडल का मतलब होता है संभालना, एक ही चीज को संभाल लेना, और टैकल का मतलब ये होता है संभालना, एक ही चीज को संभाल लेना। तो हैंडल्ड का उचित सबसे सुटेबल सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टैकल्ड, यानी जो हैंडल्ड का मतलब होता है वो टैकल्ड का भी मतलब होता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, देखेंगे डियर टॉप 30 मॉक टेस्ट। यूपीएसआई के लिए हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, और इन मॉक टेस्ट के लिए जानकारी के लिए आपको जो भी क्वेरी करनी होगी, इन दिए हुए नंबर से कॉल करके आप इस मॉक टेस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं डियर फ्रेंड्स, और जो भी आपकी दिक्कतें होगी वो सॉल्व हो जाएंगी इस नंबर पे बात करने से। तो फटाफट कॉल करिए इस नंबर पर, और जो भी आपकी जानकारी है उसको क्लियर कीजिए। फ्रेजाइल, अगला वर्ड कौन सा है फटाफट देख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेजाइल। देखिए फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, क्षण भंगुर। क्षण भंगुर मतलब जो आसानी से टूट जाए। तो जो आसानी से टूट जाए वो बहुत नरम होता है, बहुत मुलायम होता है। जो चीज़ें बहुत नरम और मुलायम होती हैं, जो कमज़ोर होती हैं, वही आसानी से टूट जाती हैं। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है नरम, मुलायम, क्षणभंगुर या आसानी से टूटने लायक। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, मतलब इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए वैलिड मतलब होता है मान्य, ये होगा नहीं। इनकेपेबल मतलब होता है असमर्थ, होगा नहीं। फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला, होगा नहीं। डेलिकेट, जी हाँ दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, डेलिकेट। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है नरम, लचीला या सॉफ्ट, मुलायम, टूटने योग्य। और डेलिकेट का भी मतलब होता है नरम, लचीला, नरम, लचीला, सॉफ्ट, मुलायम या टूटने योग्य, जो भी आप लोग कह लेंगे। तो बी वाला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। फटाफट देखेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तो चूज द वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्टली नियरली अपोजिट इन मीनिंग। अभी तक क्या चल रहा था, जो दो शब्द थे उनका अपोजिट लेना था हमको, क्या सॉरी उनका हमें सिनोनिम था। अभी जो दो वर्ड हमने पढ़ा क्या था वो, हैंडल्ड और फ्रेजाइल, वो दोनों का हमें सिनोनिम्स चुनना था, यानी कि सिमिलर मीनिंग चुननी थी। क्या चुनना था, सिमिलर मीनिंग चुननी थी, यानी कि सिनोनिम्स चुनना था हमको। ध्यान देंगे डियर। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, इसमें सिमिलर मीनिंग नहीं चुननी है, हमें क्या करना है, हमें इसमें अपोजिट मीनिंग चुननी है। क्या चुनना है, अपोजिट, यानी ये अपोजिट वर्ड है, देख लीजिए अपोजिट इन मीनिंग, यही लिखा हुआ है अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट वर्ड है। जो यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, ये जो इसको मैं अंडरलाइन किया हूँ, इनका अपोजिट आपको चूज करना है, उल्टा विलोम शब्द चूज करना है। तो डेविएट का मतलब होता है पथ से हट जाना, मार्ग भटक जाना, या क्या होता है, डेविएट का मतलब होता है पथभ्रष्ट होना, पथ से हट जाना या मार्ग से भटक जाना।
यानी गलत रास्ते पे चले जाना, डेविएट हो जाना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होता है, तो इनमें से चूज, ऑब्लिविएट नहीं होगा, ब्रेक मतलब होगा नहीं, फॉलो होगा नहीं, कॉन्सेंट्रेट, सी वाला ऑप्शन सही होगा, कॉन्सेंट्रेट। क्यों, फटाफट देख लेंगे। देखिए ऑब्लिविएट का मतलब होता है भूल जाना, विस्मरण कर देना, भुला देना किसी चीज को। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, फॉलो मतलब अनुसरण करना, होगा नहीं। तो डेविएट का क्या मतलब होता है, डेविएट का मतलब होता है पथभ्रष्ट हो जाना, मार्ग से हट जाना या सही रास्ते को छोड़ देना। तो उस मतलब कॉन्सेंट्रेशन भंग कर देना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट, यानी कि बिल्कुल ध्यान लगाना, सही रास्ते पे चलना, मार्ग पे चलना, या एकदम सही काम करना, कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना। तो डेविएट का अपोजिट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रिलीजेज। रिलीजेज का मतलब क्या होता है, देखिए रिलीज का मतलब क्या होता है, रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना या मुक्त कर देना या आजाद कर देना। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, मुक्त करना या आजाद करना। तो रिलीज का मतलब होता है छोड़ देता है, मुक्त करता है या आजाद कर देता है। तो रिलीज का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिलीज यानी होता है छोड़ना, आजाद करना, मुक्त करना। तो अपोजिट हो जाएगा बंद कर देना या कैद कर लेना। तो लिबरेट मतलब भी छोड़ना होता है, क्लोज यानी भी बंद करना होता है, प्रोवाइड। तो क्या हो जाएगा, रिलीज का हो जाएगा कन्फाइंड, सी। रिलीज मतलब होता है आजाद कर देना या छोड़ देना, उसका अपोजिट होता है कैद कर लेना या बंद कर लेना। तो कन्फाइन का मतलब होता है कैद कर लेना या बंद कर लेना। तो रिलीज का अपोजिट हो जाएगा कन्फाइन, सी वाला ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, ध्यान देंगे आप। सो क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय, ध्यान रखेंगे डियर। क्रेडिबल मीन्स क्या होता है, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, ओके। तो क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अविश्वसनीय। यानी क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सकता है या जिस पर भरोसा किया जा सकता है। पूरा ध्यान देंगे, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी जिस पर विश्वास किया जा सकता है या जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अविश्वसनीय, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो हो जाएगा अनबिलीवेबल। क्या हो जाएगा, देखिए अनचेंजेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनसरमाउंटेबल का मतलब जिस पर चढ़ाई नहीं की जा सकती है। अनपॉपुलर, जो फेमस ना हो। तो अपोजिट क्या होगा, विश्वसनीय का उल्टा अविश्वसनीय। तो क्रेडिबल का उल्टा अनबिलीवेबल, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। क्रेडिबल का अपोजिट यानी क्रेडिबल का उल्टा होगा अनबिलीवेबल, तो ऑप्शन सी सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेन। प्रोफेन का क्या मतलब होता है, प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र या गंदा, मलिन या भ्रष्ट। प्रोफेन का क्या मतलब होता है, गंदा, मलिन, भ्रष्ट या अपवित्र। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्वच्छ, निर्मल या पवित्र। तो प्रोफेन का मतलब होता है गंदा या अपवित्र, तो उसका उल्टा हो जाएगा पवित्र या साफ सुथरा। तो प्रोफेन का अपोजिट क्या होता है, देख लेंगे। देखिए एरोगेंट मतलब घमंडी होता है, प्रेजवर्दी मतलब होता है काबिले तारीफ, मतलब तारीफ के लायक, रिस्पेक्टफुल मतलब होता है सम्मान से भरा हुआ, सम्मानित। तो प्रोफेन मतलब अपवित्र या गंदा, तो पायस का मतलब होता है पवित्र यानी कि साफ सुथरा। तो प्रोफेन का अपोजिट हो जाएगा पायस, डी वाला ऑप्शन सही है। प्रोफेन अपवित्र या गंदा, तो पायस मतलब होता है पवित्र या साफ सुथरा। तो प्रोफेन का अपोजिट हो जाएगा पायस, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पायस यानी पवित्र। ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, ऑगमेंट का मतलब होता है वृद्धि करना या वृद्धि होना या बढ़ना। ऑगमेंट का मतलब होता है वृद्धि होना या बढ़ना, ध्यान देंगे। ऑगमेंट मतलब होता है वृद्धि होना या बढ़ना। ऑगमेंट मीन्स वृद्धि होना या बढ़ना। तो उसका अपोजिट क्या होगा डियर, उसका अपोजिट हो जाएगा घटना या कमी होना, घट जाना या कम हो जाना। तो डिक्रीज, चौथा ऑप्शन सही है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि सरपास का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। तो ये तीनों होगा नहीं। ऑगमेंट मतलब होता है वृद्धि होना या बढ़ जाना, तो उल्टा होगा इसका घटना या कम हो जाना। तो घटना या कम हो जाने की इंग्लिश क्या होती है, डिक्रीज। तो ऑगमेंट का अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, सीरियस। सीरियस का मतलब क्या होता है, गंभीर, जो बहुत ही सीरियस, बोलते हैं बहुत सीरियस बंदा यार, बहुत गंभीर रहता है।
सीरियस यानी गंभीर या गंभीरता से रहने वाला व्यक्ति, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जॉली, जो हमेशा हंसमुख रहता हो, खुश रहता हो। तो सीरियस मतलब गंभीर, तो उसका अपोजिट क्या होता है? जॉली, हंसमुख या प्रसन्नचित्त रहने वाला, खुश रहने वाला। डी वाला ऑप्शन इसका अपोजिट हो जाएगा। सीरियस का अपोजिट होता है जॉली। क्यों? क्योंकि सीरियस मतलब होता है गंभीर, जॉली का मतलब होता है हंसमुख, खुश या प्रसन्न। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? जॉली। तो डी वाला ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिलीजेंट। डिलीजेंट का क्या मतलब होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती। ध्यान देंगे, डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती। ओके, डिलीजेंट मीन्स परिश्रमी या मेहनती। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? देखिए, स्टडी मतलब होता है स्लो या धीमा, स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक या धार्मिक, अर्नेस्ट मतलब होता है गंभीर। तो बचा क्या? डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी, तो उसका उल्टा क्या होगा? आलसी। जी हाँ, मेहनती का उल्टा आलसी होता है। तो डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, तो उल्टा हो जाएगा आलसी। आलसी का हो जाएगा लेजी। तो ए वाला ऑप्शन सही है। डिलीजेंट का उल्टा हो जाएगा लेजी, लेजी यानी आलसी। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही होगा। अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना। देखिए, ट्रैप मतलब होता है बंधक बना देना, जाल में फंसा लेना। इम्प्रिजन मतलब होता है जेल में डाल देना। चेस मतलब होता है पीछा करना। तो तीनों गलत है, क्योंकि अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना, तो इसका उल्टा होना चाहिए छोड़ देना या मुक्त कर देना। तो क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सुटेबल दिख रहा है, रिलीज। क्योंकि अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना या पकड़ना, तो इसका उल्टा होना चाहिए छोड़ देना या मुक्त कर देना। तो छोड़ देना या मुक्त करना की इंग्लिश यहाँ पर रिलीज है। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना या मुक्त कर देना। तो अरेस्ट का अपोजिट रिलीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया है डियर, ध्यान देंगे आप लोग। सॉरी, कौन सा है देख लेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुका है। कौन सा डियर? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द। ध्यान देंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुका है, देखते हैं हम लोग। ओके, सो वेलकम बैक डियर। देख लेंगे फटाफट हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो अनेक शब्दों के एक शब्द यहाँ पर आ चुके हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। तो यहाँ पर एक लाइन बोली जाएगी, अनेक शब्द बोले जाएंगे यहाँ, उसका एक शब्द आपको चुनना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको चूज करना है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं अपने अनेक शब्दों के एक शब्द के इस सेशन को। सो पहला क्वेश्चन है कि अ होमलेस फॉर सेकेंड चाइल्ड। होमलेस का मतलब क्या होता है? बेघर, बिना घर का, जिसका कोई घर ना हो। फॉर सेकेंड मतलब त्यागा हुआ, परित्यक्त, जिसको कोई पूछने वाला ना हो। चाइल्ड एक बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसका ना तो कोई घर हो और ना ही कोई अपना हो, वो बच्चा क्या कहलाता है? तो ध्यान देंगे, अ होमलेस फॉर सेकेंड चाइल्ड यानी एक ऐसा बच्चा जिसके पास रहने के लिए ना तो कोई घर है, ना उसका कोई अपना है, ना कोई उसका परिवार है। तो ऐसा इंसान क्या कहलाता है? ऐसे बच्चे कहलाते हैं अनाथ। ऐसा बच्चा क्या बोलते हैं? अनाथ। अनाथ का मतलब, अनाथ कौन होता है? अनाथ वो होता है जिसका कोई अपना नहीं होता है। अनाथ है ना जिसका कोई नाथ ना हो, अर्थात कोई अपना ना हो जिसका, वही कहलाता है अनाथ। ठीक है, यानी और जिसका कोई घर द्वार ना हो, कोई घर बार ना हो, कोई अपना ना हो, वो अनाथ कहलाते हैं। वही बात बोली गई है कि होमलेस फॉर सेकेंड चाइल्ड। ठीक है, अनाथ बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसका कोई अपना ना हो, क्या कहलाता है? जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई अपना परिवार ना हो, वो हिंदी में कहलाता है अनाथ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रुएंट, वेफ, ऑर्फेन, बास्टर्ड। ठीक है,
तो ऐसे इंसान कहलाते हैं, मतलब ऐसे बच्चे कहलाते हैं ऑर्फेन। क्या कहलाते हैं? ऑर्फेन। ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ। सी वाला ऑप्शन सही होगा हमारा। ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? ऑर्फेन कहलाते हैं, अनाथ कहलाते हैं। ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? ऑर्फेन कहलाते हैं, अनाथ कहलाते हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, ऑर्फेन। देखेंगे डियर, हमारे पास ये दुनिया भर के बैचेज अवेलेबल हैं। दुनिया भर के बैचेज मतलब बहुत सारे बैचेज आपके लिए, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। रनिंग बैच हमारे पास कौन कौन से बैचेज चल रहे हैं? यूपी पीसीएस आरओ चल रहा है, यूपीएसआई का बैच, यूपीएसआई का बैच चल रहा है, एसएससी जीडी का बैच अवेलेबल है, मूल विधि इंडिविजुअल का बैच अवेलेबल है, पेट का बैच अवेलेबल है। जो नए बैचेज हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं, जो चल रहे हैं, वो यूपी टेट का बैच है, सुपर टेट है, लेखपाल का है, हाईकोर्ट आरओ चल रहा है, इंडिविजुअल हिंदी और इंडिविजुअल मैथ भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं लेटेस्ट बैच जो फिलहाल में अभी एकदम हाल ही में जस्ट शुरू किए गए बैच हैं, वो बिहार एसआई का बैच चल रहा है, और बिहार एसआई के 30 मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, टेस्ट बैच भी अवेलेबल है। इन बैच में से किसी बैच की जानकारी आपको चाहिए तो इन दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके डियर फ्रेंड्स तुरंत जानकारी ले सकते हैं और इन बैचेस के बारे में क्लियर कर सकते हैं। जो भी आप एक क्वेरी होगी उसको पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। सो डियर, अगला है नोटिस ऑफ डेथ स्पेशली इन अ न्यूज़पेपर। आप लोग जब पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा पेपर के किसी कॉलम में यदि किसी की मृत्यु हुई रहती है तो उस पर लिखा रहता है निधन सूचना हिंदी में, और निधन सूचना में उस पर लिखा होता है कि फलां व्यक्ति की इस समय जन्म हुआ था, इस समय इनकी मृत्यु हो गई है, इनके बच्चे, ये दुनिया भर की बातें लिखी होती है। तो किसी पेपर या न्यूज़पेपर में, देखिए लिखा ना न्यूज़पेपर, किसी अखबार या न्यूज़पेपर में, किसी समाचार पत्र में जो मृत्यु की सूचना लिखी होती है, जो मृत्यु की सूचना दी जाती है, या जो किसी की डेथ की नोटिस दी जाती है, उस नोटिस को या मृत्यु सूचना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वही पूछा गया है यहाँ पे कि नोटिस ऑफ डेथ स्पेशली इन अ न्यूज़पेपर। किसी न्यूज़पेपर में किसी की मृत्यु की सूचना क्या कहलाती है? तो देख लेंगे। एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन तो कहलाएगा नहीं, डिक्लेरेशन, घोषणा भी नहीं कहलाएगी, रेफरेंडम आप ज्ञापन सौंपते हैं ये भी नहीं है, ऑबिचुरी, सी वाला ऑप्शन सही है, ऑबिचुरी। ऑबिचरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ऑबिचरी। ऑबिचरी का मतलब होता है निधन सूचना, अर्थात किसी भी पेपर में जो मृत्यु की सूचना दी जाती है या जो किसी के मरने की नोटिस दी गई होती है, उस नोटिस को, मृत्यु की सूचना को इंग्लिश में ऑबिचुरी कहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। बिलीफ दैट द सोल पासेज आफ्टर डेथ इनटू अनदर बॉडी। हिंदू धर्म में लोग क्या मानते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी जो सोल यानी उसकी जो आत्मा होती है वो दूसरे का शरीर धारण कर लेती है। सपोज करिए कोई इंसान मर गया तो उसकी बॉडी से जब आत्मा निकल जाती है मरने के बाद और वो किसी और की बॉडी में प्रवेश कर जाती है, तो उसी को यहाँ बोला जा रहा है कि बिलीफ दैट द सोल पासेज। यह मान्यता, बिलीफ मतलब कि ऐसा विश्वास या ऐसी मान्यता कि सोल पासेज, आत्मा चली जाती है आफ्टर डेथ, मरने के बाद, इनटू अनदर बॉडी, दूसरे की बॉडी में। ये जो विश्वास है, ये जो मान्यता है, ये जो विश्वास है हिंदुओं का कि मरने के बाद आत्मा जो है एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है, ये विश्वास कहलाता क्या है? इस प्रक्रिया को, इस विश्वास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको बोलते हैं, देखिए कॉफिन नहीं बोलते। कॉफिन मतलब तो ताबूत होता है, ताबूत यानी जिसमें लाश रखी जाती है, जिस बक्से में। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है? ऑटोप्सी मतलब होता है द स्टडी ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी की पढ़ाई करना, स्टडी करना उसको। पोस्टमार्टम क्या होता है? पोस्टमार्टम होता है कि मरने के बाद मृत्यु का कारण पता करने के लिए बॉडी की चीरफाड़ करके उसकी टेस्टिंग करना। तो होगा नहीं सब तीनों, बचा ट्रांसमाइग्रेशन। ए वाला ऑप्शन सही है। दिए हुए ऑप्शन में से ए वाला ऑप्शन सही है, ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है डियर? ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब होता है कि यह विश्वास कि मरने के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। ए वाला ऑप्शन सही है। द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी विशेष क्षेत्र के जानवरों को क्या बोलते हैं? रीजन मतलब क्षेत्र, ठीक है। किसी विशेष क्षेत्र के जानवरों को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्लोरोसेंट नहीं बोलते हैं, फ्लैग्रेंट नहीं बोलते हैं, फौना और फ्लोरा में लोग कंफ्यूज होते हैं, क्लियर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है विशेष क्षेत्र के एनिमल्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एनिमल्स। तो एनिमल्स जब पूछेगा तो आपको क्या देना है? फौना, डी ऑप्शन सही है। फ्लोरा कब होता है?
इस एनिमल्स की जगह पे अगर क्या लिख दे, एनिमल्स की जगह पे प्लांट्स लिख दे, ट्रीज लिख दे, तो फ्लोरा होता है। फ्लोरा को आप फ्लावर से याद रखिए। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर मतलब फूल, और फूल क्या होता है, एक प्रकार का पौधा ही तो होता है, पौधे में तो फूल निकलता है ना। तो ऐसे याद रखिएगा, फ्लोरा और फौना में कंफ्यूज आप नहीं होंगे, ठीक है। फ्लोरा मतलब फ्लावर से बना है फ्लोरा। तो जब भी पूछे कि द प्लांट्स या ट्रीज, लिखेगा द प्लांट्स और ट्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी विशेष क्षेत्र के पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं, तो उसको फ्लोरा बोलते हैं। और जब एनिमल्स पूछेगा तो उसको फौना बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, एनिमल्स किसी विशेष क्षेत्र के एनिमल्स को, जानवरों को बोलते हैं फौना, ठीक है। और फ्लोरा का बोलते हैं विशेष क्षेत्र के पेड़ पौधों को। तो पेड़ पौधे वालों को याद रखिएगा फ्लावर से, फ्लावर मतलब पेड़ पौधा या फूल, ऐसे याद रखिए तो कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, एनिमल्स दिया है ना, तो विशेष क्षेत्र के एनिमल्स को बोलते हैं फौना। डी वाला ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। इसके हिसाब से विशेष क्षेत्र के जानवर कहलाते हैं फौना। डी वाला ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पीपल इन द कंट्री, किसी देश में लोगों की ऑफिशियल काउंटिंग क्या कहलाती है, मतलब जब किसी देश में सरकार अपने जनता की या अपने लोगों की गणना करती है, काउंटिंग करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं जनगणना। जी दोस्तों, वही कह रहा है कि किसी देश में सरकार जब सरकारी तरीके से अपने देश के लोगों की गिनती करती है तो उसको हिंदी में कहते हैं जनगणना, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं सेंसस। तो हिंदी में जनगणना हो गया, इंग्लिश में क्या बोलना है, इंग्लिश में चूज करिए सेंसस, ये सी वाला ऑप्शन सही है। क्राउड यानी भीड़ नहीं होगा, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना नहीं होगा, कलेक्शन मतलब एकत्रीकरण नहीं होगा, सेंसस। जनगणना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेंसस कहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही है, सेंसस यानी जनगणना। चलिए देखते हैं तीसरा ऑप्शन सही है इसका, आगे बढ़ जाते हैं। यार बिहार दरोगा के लिए हमारे पास बैचेज अवेलेबल है, और बिहार दरोगा की कोई जानकारी चाहिए बैच की तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। वन हु कैन नॉट डाई, जो मर नहीं सकता, अर्थात जो अमर हो, ध्यान देंगे, जो मर नहीं सकता यानी कि जो अमर हो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो मर नहीं सकता। देखिए परपेचुअल का मतलब होता है चिरस्थायी, जो चीज़ हमेशा बनी रहे। टाइमलेस का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो हमेशा चलती रहती हैं। कांस्टेंट मतलब होता है लगातार। तो तीनों सही नहीं है, बी वाला ऑप्शन सही है दूसरा, इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। वन हु कैन नॉट डाई, जो मर नहीं सकता वो क्या कहलाता है, अमर कहलाता है। तो वही पूछ रहा है कि जो मर नहीं सकता अर्थात जो अमर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कहते हैं इमॉर्टल। तो बी वाला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, इमॉर्टल। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, फटाफट देख लेंगे। अ पर्सन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश का बहुत बड़ा प्रेमी होता है, अर्थात जो देश प्रेमी होता है, यानी वह इंसान जो अपने देश से बहुत प्रेम करता है, क्या कहलाता है, देशभक्त हिंदी में। वह व्यक्ति जो अपने देश से बहुत प्रेम करता है हिंदी में कहलाता है देशभक्त। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं डियर ऐसे लोगों को, तो इंग्लिश में कहते हैं ऐसे लोगों को पैट्रियट। क्या कहते हैं, पैट्रियट। पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त। देखिए चीट मतलब धोखेबाज होता है, वो होगा नहीं। मोरल का मतलब हो जाएगा नैतिक, वो होगा नहीं। आइडियल मतलब होता है आदर्श, ये होगा नहीं। तो जो व्यक्ति अपने देश से बहुत प्रेम करता है वो हिंदी में कहलाता है देशभक्त, इंग्लिश में कहलाता है पैट्रियट। तो ए वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, पहला ऑप्शन सही है। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, वह स्थान जहां पे, ध्यान देंगे, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, वह स्थान जहां पर पैसे बनते हैं, जहां पे सिक्के बनते हैं, वह स्थान जहां पर पैसा बनाया जाता है यानी कि पैसे का निर्माण होता है, या वह स्थान जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में ध्यान देंगे। देखिए बैंक नहीं बोलते हैं, बैंक में पैसे नहीं बनते, ध्यान देंगे, बैंक में पैसे रखे जाते हैं। स्टोर नहीं बोलते हैं, स्टोर तो नॉर्मल सामान रखने के लिए होता है। प्रेस भी नहीं बोलते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, बहुत से स्टूडेंट प्रेस लगा देंगे, क्या बोलते हैं, मिंट। डी वाला ऑप्शन सही है। देखिए मिंट का दो अर्थ होता है, इस मिंट का एक अर्थ होता है पुदीना। आप लोग पुदीने की चटनी खाते हैं या गर्मियों के दिनों में पुदीने की शिकंजी पीते हैं नींबू के साथ, तो जो हरा हरा आता है ना एक पत्ता वाला पुदीना, आप लोग जानते हैं। तो पुदीने को भी इंग्लिश में मिंट बोलते हैं। और मिंट का एक दूसरा अर्थ होता है, क्या होता है, हिंदी में कहते हैं टकसाल। यहाँ पर मिंट की हिंदी क्या है, टकसाल।
टकसाल का मतलब क्या हुआ, वह स्थान जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं या जहां पर पैसा बनाया जाता है, पैसा बनता है, पैसे का निर्माण होता है जहां पे, ठीक है। तो अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन, वह स्थान जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं या वह स्थान जहां पर पैसा बनता है, पैसा बनाया जाता है, उसको कहते हैं मिंट। और मिंट का दो अर्थ होता है, मिंट यानी होता है पुदीना, तो यहाँ पर मिंट पुदीने के अर्थ में नहीं है, यहाँ पे मिंट उस स्थान के रूप में है जहाँ पर पैसा बनता है। तो जिस स्थान पर सिक्का या पैसा बनता है उसको इंग्लिश में कहते हैं मिंट, हिंदी में मिंट को कहते हैं टकसाल। वह स्थान जहाँ पैसा बनता है टकसाल कहलाता है, ठीक है, इंग्लिश में मिंट कहते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा मिंट, ठीक है, ध्यान देंगे, चौथा ऑप्शन सही है डी। नेक्स्ट देखिए, अ बुक कंटेनिंग एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या कह रहा है, अ बुक कंटेनिंग एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसी किताब जिसमें हर प्रकार की सूचनाएं हों, ऐसी किताब जिस पर हर विषय पर बात की गई हो, या ऐसी किताब जिसमें हर प्रकार की सूचना दी गई हो, इसको हिंदी में कहते हैं विश्व ज्ञान कोश। ऐसी किताब को हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व ज्ञान कोश, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। तो देख लेंगे, कॉम्पेंडियम नहीं हो, कॉम्पेंडियम मतलब तो होता है सारांश, किस चीज़ की समरी। तो ऐसी किताब जिसमें हर चीज़ की नॉलेज हो, हर चीज़ के बारे में बताया गया हो, वो इंग्लिश में कहलाती है इंसाइक्लोपीडिया। तो बी वाला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है इंसाइक्लोपीडिया, हिंदी में कहते हैं विश्व ज्ञान कोश। दूसरा ऑप्शन सही होगा इंसाइक्लोपीडिया, बी वाला ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, अ चाइल्ड ब्रॉट अप बाय पर्सन हु आर नॉट हिज पेरेंट्स, एक ऐसा बच्चा, ठीक है, एक ऐसा बच्चा जिसका पालन पोषण ऐसे इंसान ने किया है जो उसका माँ बाप नहीं है, जो उसके माँ बाप नहीं। ध्यान देंगे कि एक ऐसा बच्चा जिसका पालन पोषण किसी ऐसे इंसान या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हुआ है जो उसके मम्मी पापा नहीं है या जो उसके माँ बाप नहीं है। जैसे मान लीजिए बच्चे के जन्म के बाद माँ बाप मर गए या माँ बाप कहीं चले गए, बच्चे को फेंक दिए, तो उस बच्चे को उठाकर किसी और ने पाल पोस दिया, तो ऐसा बच्चा क्या कहलाता है, तो ऐसा बच्चा कहलाता है फोस्टर चाइल्ड। यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, बी वाला ऑप्शन सही है, समझिएगा। बास्टर्ड मतलब दोगला, सॉरी दोगला मतलब मैं गाली नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, इसकी मतलब बता रहा हूँ, यानी ऐसा इंसान, ऐसा बच्चा जो अपने माँ बाप का नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है उसके माँ बाप तो होंगे ही ना, तभी तो जन्म लिया है, ये होगा नहीं। इलिजिटिमेट का मतलब होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी क्या, नाजायज, जिसको कहते नाजायज संबंध कहते हैं ना, नाजायज, ये भी नहीं होगा। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, बिल्कुल नहीं। फोस्टर चाइल्ड, ऐसा बच्चा जिसका पालन पोषण ऐसे इंसान ने किया हो जो उसका रियल में माँ बाप न हो, ऐसे बच्चों को बोलते हैं फोस्टर चाइल्ड, ठीक है। तो बी दूसरा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है, फोस्टर चाइल्ड। नेक्स्ट देखिए, चलिए फटाफट चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे डियर फ्रेंड्स और देखने का प्रयास करेंगे। तो अब है फाइंड आउट द एरर इफ एनी, फाइंड आउट द एरर इफ एनी, यानी कि अब स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन आ चुके हैं। किसके क्वेश्चन आ गए हैं, स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन आ चुके हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं। तो स्पॉटिंग द एरर में हमें जो पार्ट गलत होगा उसको चूज करेंगे, लगेगा कोई पार्ट गलत नहीं है तो हम डी वाला ऑप्शन लगा देंगे नो एरर का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शी विशेज दैट शी हैज स्टडीड लिटरेचर इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री व्हेन शी वाज इन कॉलेज। ध्यान देंगे, शी विशेज दैट, उसकी इच्छा यह है कि, यह वह चाहती है कि, क्या चाहती है कि काश वो जब कॉलेज में पढ़ती थी तो वो हिस्ट्री के बजाय क्या पढ़ी होती, लिटरेचर पढ़ी होती, यानी इतिहास के बदले उसने काश साहित्य की पढ़ाई किया होता। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के स्थान पर। तो वो चाहती है या उसकी इच्छा है, क्या कह रहा हूँ, वो चाहती है या उसकी इच्छा है कि काश वो कॉलेज के दिनों में, जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तो वो इतिहास के बजाय लिटरेचर पढ़ी होती, यानी कि साहित्य पढ़ी होती। इसका मतलब कि उसकी इच्छा अधूरी रह गई, वो इतिहास पढ़ चुकी है, वो लिटरेचर पढ़ना चाहती थी लेकिन वो नहीं पढ़ पाई। आज वो अपनी अधूरी इच्छा बता रही है कि वो चाहती थी या उसकी इच्छा क्या है कि वो कॉलेज के दिनों में इतिहास ना पढ़ के साहित्य पढ़ी होती या लिटरेचर पढ़ी होती। तो ध्यान देंगे डियर, मैंने कई बार आपको बताया है कि जब कभी भी किसी वाक्य में अधूरी इच्छा आती हो, जब किसी वाक्य में क्या हो, अधूरी इच्छा आती हो, तो ध्यान देंगे, अगर आपको
वॉज वर में से चूज करना हो, ठीक है, किसमें से चूज करना हो, वॉज या वर में से चूज करना हो आपको, तो आपको ये वर चूज करना चाहिए। वर सभी कर अधूरी इच्छा को बताने के लिए, जिस वाक्य से अधूरी इच्छा का पता चलता है, जिस वाक्य से अधूरी इच्छा का पता चलता है, उसमें से वॉज वर में से सभी कर्ता के साथ हमेशा सिर्फ वर का प्रयोग होता है, वॉज का प्रयोग कभी नहीं होता है। ये करना चाहिए। अगर आपको हैज हैव हैड में से चूज करना हो, हैज हैव या हैड, यदि आपको हैज हैव हैड में से चूज करना हो, कब, जब वाक्य में कोई अधूरी इच्छा की बात की गई हो, तो हैज का प्रयोग कभी नहीं होता, हैव का प्रयोग भी कभी नहीं होता, हमेशा हैड का प्रयोग होता है सबके साथ। देख रहे हैं? तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या है, उसकी अधूरी इच्छा है ना कि वो चाहती थी कि इतिहास के बजाय लिटरेचर पढ़े, यानी साहित्य पढ़े, पर वो पढ़ नहीं पाई, इच्छा अधूरी है। तो यहाँ हैज लगा है ना, हैज को काट दीजिए। हैज की जगह पे क्या आएगा, मैंने क्या बोला है कि हैज हैव हैड में से हमेशा आपको हैड चूज करना है, और वॉज वर में से हमेशा आपको वर चूज करना है। यहाँ पे वॉज लिखा होता तो आप वॉज को काट के यहाँ पर वर लगाते, यहाँ पर अगर हैज लिखा है तो हैज को काट के हेड लगाएंगे, क्योंकि अधूरी इच्छा के लिए हमेशा वर या हेड का प्रयोग होता है इस तरह के वाक्यों में, ध्यान देंगे। और भी तरीके होते हैं अधूरी इच्छा को बताने के लिए, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर में आप वर को रखेंगे या तो हेड को रखेंगे सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ सुटेबल कौन सा होगा, हैज लगा है तो हैज को हटा के हेड का प्रयोग कर देंगे, हेड। तो इस हैज को आप काट देंगे और हैज की जगह पे हेड का प्रयोग कर देंगे, किसका, हेड। हैज को हटा के जब आप हेड का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है कि हिज न्यू प्रपोजल सीम्स हार्डली डिफरेंट देन द वन आई हैव जस्ट रिजेक्टेड। हिज न्यू प्रपोजल, उसका जो नया प्रस्ताव है, सीम्स हार्डली डिफरेंट, वो बड़ा मुश्किल से, मतलब कि शायद ही, उसका जो नया प्रपोजल है, उसका जो नया प्रस्ताव है, वो शायद ही डिफरेंट दिख रहा है, वो शायद ही अलग दिख रहा है, किससे, डिफरेंट देन द वन, उससे, आई हैव जस्ट रिजेक्टेड, जिसको मैंने अभी रिजेक्ट किया है, खारिज किया है। मतलब वो जो प्रस्ताव लाके मुझे दिखा रहा है, उसका तो प्रस्ताव बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा प्रस्ताव मैंने अभी रिजेक्ट कर दिया। तो जब वैसा ही प्रस्ताव मैं रिजेक्ट किया हूं तो मैं इसको लेके क्या करूंगा। तो वही बोल रहा है कि जैसा प्रस्ताव मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिजेक्ट किया है, उसका भी नया वाला प्रस्ताव वैसा ही लग रहा है मुझे। ये सेंटेंस की मीनिंग है। गलती कहाँ है इसमें, गलती है यहाँ पे, ये देखिए देन में। ध्यान देंगे, डिफरेंट के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है। किसका, डिफरेंट फ्रॉम होता है। जैसे आपको कहना हो कि ये चीज इस चीज से भिन्न है, या ये चीज इस चीज से अलग है, तो बोलेंगे दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ इस देन को काट दीजिए, ये देन लगा था इसलिए वाक्य गलत हो जाएगा, गलत हो गया है। तो डिफरेंट के साथ देन फ्रॉम लगता है, यहाँ देन लगा था, तो देन को काट कर, देन को आप काट के हटा दीजिए, देन को हटा देंगे और देन को रिमूव करके आप फ्रॉम लगा दीजिए, वाक्य आपका सही हो जाएगा। डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है, ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है, इसलिए यहाँ से देन को हटाइए और फ्रॉम लगा दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। एवरीबडी एमंग द गेस्ट्स वर एंजॉयिंग ड्रिंकिंग व्हेन द थेफ्ट टुक प्लेस। ध्यान देंगे, एवरीबडी एमंग द गेस्ट, जितने भी गेस्ट आए थे, जितने भी मेहमान आए थे, उनमें से सभी लोग क्या, उसमें से प्रत्येक बंदा क्या कर रहा था, वर एंजॉयिंग द ड्रिंकिंग, मतलब ड्रिंक कर रहे थे, शराब पीने में मस्त थे वो लोग, शराब पीने का आनंद उठा रहे थे सब लोग। व्हेन द थेफ्ट टुक प्लेस, थेफ्ट मतलब होता है चोरी, जब चोरी हुई। तो जिस समय चोरी हुई, थेफ्ट टुक प्लेस का मतलब होता है चोरी हुई या हो गई। तो जिस समय चोरी हुई उस समय सभी मेहमान शराब पीने में मस्त थे, शराब पीने में लगे हुए थे, शराब पीने का आनंद उठा रहे थे वो लोग, उस समय चोरी हो गई। गलती कहाँ है यहाँ पे, ये तो इसकी मतलब, इसका मैंने मतलब बताया इसका। गलती देख लेंगे डियर आप लोग, ये यहां हुआ है, गलती वर में है। कहां गलती है, वर में। क्यों, ध्यान देंगे, स्टूडेंट सोचते हैं कि गेस्ट के हिसाब से वर लगा हुआ है, नहीं। आप देखिए यहां पर एवरीबॉडी लगा हुआ है ना, वाक्य का कर्ता एवरीबॉडी है। जब भी किसी सेंटेंस में, ध्यान देंगे आप लोग,
जब भी किसी सेंटेंस में एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, एवरीवन, समवन, एनीवन, इन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, इनका प्रयोग अगर कर्ता के रूप में हुआ हो, ध्यान देंगे, जब भी किसी सेंटेंस में एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, नो वन, समवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, इस तरह के शब्दों का प्रयोग यदि वाक्य के कर्ता के रूप में हुआ हो तो इनके साथ जो वर्ब आती है, जो क्रिया आती है, वो सिंगुलर होती है। वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती है। यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल लगा हुआ है। एवरीबडी के हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर क्रिया होनी चाहिए, तो वर्ब को काट दीजिए और वर्ब को काट के क्या कर लेंगे, यहाँ पे वॉज लिख दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। वर्ब को हटा दीजिए, वहां से वर्ब को हटाने के बाद वहां पर वॉज लिख दीजिए, और वॉज जैसे ही वर्ब को हटा के आप वॉज लिखेंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ऑफ द टू वाइल्ड बीस्ट दिस वन सीम्स द मोस्ट फेरोसियस। फटाफट देख लेंगे। ऑफ द टू वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड मतलब जंगली, बीस्ट का मतलब पशु या जानवर। इन दो जंगली जानवरों में से, इन दो जंगली, ऑफ द टू का मतलब क्या होता है? दो, है ना, दो में से। तो इन दो जंगली जानवरों में से दिस वन सीम्स द मोस्ट फेरोसियस, ये वाला सबसे ज्यादा खूंखार लग रहा है। फेरोसियस का मतलब क्या होता है? खूंखार या खतरनाक। ठीक है, तो इन दो जंगली जानवरों में से ये वाला सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है। देखिए सेंटेंस गलत कहाँ है, सेंटेंस गलत यहां हो गया है। क्यों गलत हो गया है? ध्यान देंगे। जब भी, याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में ऑफ द टू का प्रयोग हुआ हो, जब भी किसी सेंटेंस में ऑफ द टू का प्रयोग हुआ हो तो उस सेंटेंस में कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कॉम्परेटिव डिग्री। ध्यान देंगे डियर, पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑफ द टू का प्रयोग हुआ हो, ऑफ द टू की हिंदी होती है दो में से या दोनों में से, तो जब भी किसी सेंटेंस में ऑफ द टू का प्रयोग हुआ हो तो उस सेंटेंस में कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, पहली चीज। और उस कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग भी जरूर होता है। ये देखिए, द प्लस, यहां पर प्लस लगा दिया हूं, मतलब कि इस कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द भी आपको लगाना जरूरी है। तो ये दो बातों का ध्यान रखिएगा। जब भी किसी सेंटेंस में ऑफ द टू का प्रयोग हुआ हो तो उस वाक्य में कॉम्परेटिव डिग्री लगती है और उसके ठीक पहले द का प्रयोग भी होता है। यहां देख लीजिए, ऑफ द टू यहां पे लगा हुआ है ना, देखिए ऑफ द टू, इस सेंटेंस में ऑफ द टू लगा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब इसमें होनी चाहिए कॉम्परेटिव डिग्री। तो आप यहां देख लीजिए, मोस्ट, मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, आपको पता ही होगा। नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं, मोस्ट जो है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री ही यहां भी है, और मोस्ट तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही होता है। तो मोस्ट को काट दीजिए, यहां से कट कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसलिए वो गलत है। ऑफ द टू वाले सेंटेंस में हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री होनी चाहिए, और मोस्ट को आप काट के क्या कर लेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री यहां पर मोर का प्रयोग कर दीजिए। किसका? मोर, क्योंकि मोर जो होता है वो होता है कॉम्परेटिव डिग्री। मोर क्या होता है? कॉम्परेटिव डिग्री होता है, ध्यान देंगे। तो ऑफ द टू जब भी किसी वाक्य में दिखे, जब भी किसी वाक्य में आपको ऑफ द टू दिखे तो आपको ध्यान देना है कि उसमें कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए और उसके ठीक पहले द का प्रयोग भी होना चाहिए। तो मोस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री था, इसलिए मोस्ट को हमने काट के हटा दिया। मोस्ट की वजह से वाक्य गलत हो रहा था, तो मोस्ट को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। मोस्ट को हटाकर हमने यहाँ पर मोर लगा दिया, और मोर होता है कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, अब जरा चेक करिए मोर से पहले द है कि नहीं। तो देखिए मोस्ट से पहले यहाँ द लगा हुआ है ना, लगा हुआ है। तो मान लीजिए इस मोस्ट को हटा के वहां पर आप मोर लिखेंगे, तो मोर से पहले द यहाँ आ तो गया, तो यानी ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दोनों शर्तें पूरी हो गई। कॉम्परेटिव डिग्री मोर का भी हमने प्रयोग कर दिया, अब मोर से पहले द भी यहाँ लगा हुआ है, तो वाक्य अब सही हो चुका है। यानी इस सेंटेंस में से आप मोस्ट को हटाकर मोर लगा लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। मेहता इज वन ऑफ द रिचेस्ट, देखेंगे डियर, मेहता, मेहता एक व्यक्ति का नाम है, मतलब किसी का सरनेम होगा या किसी लड़के का नाम होगा। तो मेहता इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन दैट हैज एवर लिव्ड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। मेहता इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, मेहता उन अमीर लोगों में से एक है। ध्यान देंगे, मेहता उन अमीर लोगों में से एक है, दैट हैज एवर लिव्ड, जो कभी रहे हैं या जो कभी रह चुके हैं,
इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के इस हिस्से में या देश के इस भाग में। ठीक है, मेहता उन अमीरों में से एक है जो कभी इस देश के हिस्से में, या सॉरी पुनः ध्यान देंगे आप लोग, मेहता उन अमीरों में से एक है जो कभी देश के इस हिस्से में रह चुके हैं। मेहता उन अमीर लोगों में से एक है जो लोग कभी इस देश के हिस्से में रह चुके हैं, या इस देश में रह चुके हैं, या इस देश के इस हिस्से में रह चुके हैं। बात वही हुआ। गलती कहाँ है? गलती देखिए यहां, ये हैज लगा, सॉरी गलती क्या है डियर, फटाफट देख लेंगे हम लोग। यहां पे हैज लगा हुआ, ये गलती है, देखते हैं। और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है डियर, घबराएंगे नहीं आप लोग, बस इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके सेशन समाप्त कर देंगे हम लोग, फटाफट देख लेंगे। तो गलती कहां है? यहां पे हैज पे गलती है। गलती हैज में आपको दिख रही है, गलती क्या दिख रही है? आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, जब कभी भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन तो मैंने इससे प्रोनाउन के टॉपिक में अच्छे से पढ़ाया है, आप वहां जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा रिलेटिव प्रोनाउन का। बाकी यहां पर देखिए जो दैट लिखा हुआ है ना, दैट, तो ये दैट होगा, या हु हो गया, विच हो गया, ये सब जितने इस तरह के शब्द होते हैं ना, तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं तब ये वाक्य के बीच में आते हैं, और जब ये वाक्य के बीच में आते हैं तब ये वाक्य में संबंध बताते हैं। तो वैसे ही यहाँ देखिए दैट जो लिखा हुआ है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ संबंध बता रहा है, वाक्य के बीच में आया है, और इसका मतलब है हिंदी में जो, दैट का मतलब है जो। तो समझेंगे, जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो क्रिया होती है, जो वर्ब होता है, वो सिंगुलर फॉर्म में होगी कि प्लूरल फॉर्म में होगी। यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद की जो क्रिया होगी वो एक वचन में होगी कि बहुवचन में होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले कौन सा नाउन लगा है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द है वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उससे मतलब नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले जो नाउन या प्रोनाउन यानी जो शब्द लगा है वो कौन सा है। यानी समझिए, यदि इस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का शब्द सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद की क्रिया भी सिंगुलर यानी कि एक वचन होगी। और यदि इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले का शब्द ये बहुवचन या प्लूरल है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद की जो क्रिया होगी वो भी बहुवचन में होगी या प्लूरल नंबर में होगी। चीजों को समझेंगे आप लोग, फटाफट क्या कहना चाहता हूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरा, समझ लेंगे डियर आप लोग। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि दैट ये रूल होता है, किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्रिया सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये रूल होता है। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का शब्द सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद की भी क्रिया सिंगुलर होगी। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले का शब्द प्लूरल है तो बाद की भी क्रिया प्लूरल होगी। तो यहाँ पे गलती क्या हो गया है, हैज में। हैज यहाँ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट के ठीक पहले क्या लगा हुआ है, मैन। आप देखिए ये MEN मैन, मैन मतलब होता है एक आदमी, और MEN मैन, मैन मतलब होता है बहुत सारे आदमी, यानी कि ये प्लूरल होता है ना। MAN मैन सिंगुलर होता है, MAN मैन क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसी का मैन MEN मैन प्लूरल होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट के पहले मैन जो लगा है तो प्लूरल है, यानी कि ये मैन क्या है, यहाँ ये मैन तो प्लूरल है ना, बहुवचन में है। तो ये मैन अगर प्लूरल है, बहुवचन में है, तो क्रिया क्या होनी चाहिए फिर, प्लूरल में होनी चाहिए। और हैज तो सिंगुलर होता है, तो हैज हैव में से अगर प्लूरल क्रिया चुननी हो तो क्या होगी, हैव। तो इस हैज को काट के यानी इस हैज को हटा के आप यहाँ पे हैव लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, हैव। आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट से ठीक पहले मेन जो लगा हुआ है बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में है, इसलिए दैट के बाद की क्रिया भी बहुवचन में होगी यानी कि प्लूरल नंबर में होगी। तो हैज सिंगुलर था इसलिए हैज गलत था वाक्य, तो हैज को हमने काट दिया। हैज को रिमूव करके, हैज को काट के वहां पर हैज की जगह पे हैव लिख लीजिए। हैव क्योंकि होता है बहुवचन यानी प्लूरल। अब ये वाक्य सही हो जाएगा। तो इस पूरे वाक्य में हैज को हटाकर, ध्यान देंगे, इस पूरे वाक्य में हैज को पूरे वाक्य में से इस हैज को हटाकर आप क्या करेंगे, इस हैज को हटाकर वहां पर हैव लिख देंगे तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। ध्यान देंगे डियर, हैज को हटाकर आप क्या लिख देंगे, हैव लिख देंगे तो वाक्य आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
सो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास ये सारे बैचेज अवेलेबल है और इन बैचेज की जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं, जो भी आपकी जानकारी है उसको पूछ सकते हैं। फटाफट देख लेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ ये सेशन समाप्त हुआ। आपने मुझे बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट कोऑपरेशन। और डियर फ्रेंड्स, जितना हो सकता है अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर इसलिए करें अधिक से अधिक डियर, ताकि जो भी जरूरतमंद है, जिनको भी इंग्लिश थोड़ी बहुत सीखनी है, वो इस वीडियो की सहायता से इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, सी यू, विश यू ऑल द बेस्ट।